एवरीबॉडी, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का लॉ वाला चैनल पे। मैं हूं इसरा खान और आज इस सेशन में आप लोगों के लिए एक बहुत ही धमाकेदार ऑर्डर लेके आई हूं। आज हम लोग ऑर्डर 39 कवर करने वाले हैं जो कि डील करता है विद टेम्पररी इंजंक्शन एंड इंटरलॉकुटरी ऑर्डर। तो टेम्पररी इंजंक्शन कोर्ट की भाषा में जिसको हम लोग व्यादेश कहते हैं, ये कवर करने वाले हैं और ये दिया गया है ऑर्डर 39 में। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जामिनेशन में, मेंस, प्रीलिम्स, और जो लॉ स्टूडेंट्स है वो तो पक्का समझ के रखें कि ये पूछा जाने वाला है और ये टॉपिक आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग टेम्पररी इंजंक्शन की बात करें, उसको समझने से पहले सबसे पहले हम लोग समझेंगे द वर्ड इंजंक्शन। इंजंक्शन का मतलब क्या होता है। मान के चलिए कोर्ट अपने जुडिशियल प्रोसेस के थ्रू, यानी कि न्यायालय अगर अपने ऑर्डर के, अपने आदेश के थ्रू किसी भी इंसान को कोई कार्य करने के लिए कहता है या कोई कार्य करने के लिए रोक लगाता है कि आप ये कार्य नहीं कर सकते और ये कार्य आपको करना है, तो ये इंजंक्शन होता है। इसको इंजंक्शन के थ्रू ग्रांट करके करवाया जा सकता है कोर्ट के द्वारा। अब यहाँ पे बात आती है कि दो नेचर के होते हैं, प्रोहिबिटरी और मैंडेटरी। मान के चलिए अगर कोर्ट किसी को कंपेल कर रहा है कोई कार्य करने के लिए, कोई काम करने के लिए, तो वो मैंडेटरी इंजंक्शन होता है। और अगर मान के चलिए कोर्ट किसी पे रोक लगा रहा है, बार लगा रहा है, आप ये काम नहीं कर सकते, उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, तो ये क्या होता है, ये प्रोहिबिटरी इंजंक्शन होता है। तो बेसिकली टेम्पररी इंजंक्शन हम लोग कवर करने वाले हैं जो कि ऑर्डर 39 में दिया गया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि भाई टेम्पररी इंजंक्शन के प्रोविजंस जितने भी हैं वो सब कवर करेंगे। सारे ही रूल्स आज इस आदेश में हम लोग कवर करने वाले हैं। बेसिकली इसमें 10 रूल्स दिए गए हैं। टाइप्स ऑफ इंजंक्शन पढ़ेंगे। आज हम लोग डिफरेंस देखेंगे। ये कई बार मेंस में क्वेश्चन आया है। जो भी स्टूडेंट्स ऑलरेडी मेंस दिए हुए हैं या इन्होंने मेंस के क्वेश्चन, जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस देखे हुए हैं, वो ये जानते हैं टेम्पररी इंजंक्शन और परमानेंट इंजंक्शन के बारे में डिटेल में एक फुल मार्क का क्वेश्चन आता है। और साथ ही साथ आज हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो टेम्पररी इंजंक्शन के साथ शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल के माध्यम से ये समझाऊंगी कि एक्चुअली में ये इंजंक्शन किस स्टेज पे ग्रांट किया जाता है। तो पहली बात तो ये समझ लीजिए, कोर्ट इसको किसी भी स्टेज पे ग्रांट कर सकता है। मान के चलिए अगर आपकी प्रॉपर्टी और मेरी प्रॉपर्टी के बीच में कोई डिस्प्यूट, हमारे आपके बीच में कोई डिस्प्यूट चल रहा है, किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, किसी संपत्ति से रिलेटेड डिस्प्यूट चल रहा है और अभी इस मैटर पे कोई भी टाइटल किसी का डिसाइड नहीं हुआ है, कोर्ट ने कोई डिसीजन नहीं दिया है अभी तक की, और आप क्या करते हैं, आप उस प्रॉपर्टी पे जाके कंस्ट्रक्शन करने लगते हैं, तोड़ा फोड़ी मचाने लगते हैं, आप किसी भी इंसान से उसको बेचने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, आप ऐसा कार्य कर रहे हैं जहाँ पे आप प्लेंटिफ, मतलब जो अदर पार्टी है उसको कोई हार्म कर रहे हैं। यहाँ पे प्लेंटिफ डिफेंडेंट नहीं होता है क्योंकि कोई भी इसके लिए कर सकता है, एप्लीकेशन ला सकता है। तो यहाँ पे एज सच कोई डिफरेंस नहीं है प्लेंटिफ और डिफेंडेंट में। मतलब आपके कार्य से ऑपोजिट पार्टी को हार्म हो रहा है तो कोर्ट इसको कंसिडर करेगी, अच्छे से इसका पेरियूजल करने के बाद कंसिडर करेगी और फिर फाइनली वो ग्रांट कर सकती है टेम्पररी इंजंक्शन। ये कोर्ट का डिस्क्रिशन है। इफ यू टॉक अबाउट इंजंक्शन, ये एक प्रिवेंटिव रिलीफ है। किसको प्रिवेंट कर रही है, मतलब कोई हार्म कॉज ना हो किसको, द पार्टी हु हैज ब्रॉट द एप्लीकेशन, उसको कोई हार्म ना हो ऑपोजिट पार्टी के कार्य से, ठीक है। और ये कोर्ट के डिस्क्रिशन पे ग्रांट किया जाता है इंजंक्शन। जैसे कि मैंने बताया ये कोड में डिफाइंड नहीं है, लेकिन मतलब यही होता है कि भाई ऑफिशियल ऑर्डर के थ्रू कोर्ट क्या कहता है, कोर्ट ऑफिशियल ऑर्डर के थ्रू कहता है किसी भी इंसान को कि ये कार्य करो या ये कार्य नहीं करो, ठीक है। ये बात हो गई इंजंक्शन की। प्रोविजन सेक्शन 94 सब क्लॉज सी, जो सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा हुआ है, सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग का जो सब क्लॉज सी है वो कहता है कि भाई कोर्ट टू प्रिवेंट द एंड्स ऑफ जस्टिस फ्रॉम बीइंग डिफीटेड, उसके लिए वो एक टेम्पररी इंजंक्शन भी ग्रांट कर सकता है। और ऑर्डर 39 रूल्स 1 to 5 स्पेसिफिकली डील विद द प्रोसीजरल एस्पेक्ट ऑफ टेम्पररी इंजंक्शन। अब अगर हम लोग बात करें इसके कोई फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की, तो सबसे पहले भैया मतलब समझ लो, जुडिशियल प्रोसेस बाय विच अ पार्टी इज रिक्वायर्ड टू डू और रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग एनी एक्ट। ये एक इक्विटेबल रिलीफ है, मतलब जस्टिस, इक्विटी
और गुड कॉन्शियंस पे बेस्ड है, राइट। लेकिन कोर्ट का जो डिस्क्रिशन होगा, ये याद रखिएगा, कोर्ट अपना डिस्क्रिशन रीजनेबल ग्राउंड्स पे अप्लाई करेगा। उसका डिस्क्रिशन रीजनेबल होना चाहिए, जुडिशियली कॉशियसली जुडिशियल माइंड को अप्लाई करेगा, और साथ ही साथ जो लीगल प्रिंसिपल्स, सेट लीगल प्रिंसिपल्स हैं, उनको वो साइड लाइन नहीं कर सकता है। मान के चलिए कोई भी ऐसा केस लॉ है, उस टाइम पे कोई केस लॉ आया है किसी हाई कोर्ट का, ठीक है, तो जो लोअर कोर्ट के जो लोअर कोर्ट्स हैं वो उसको डिनाई करके आगे नहीं बढ़ेंगे, कोई उससे डिफरेंट ऑर्डर नहीं कर सकते हैं। ये एक प्रोविजनल रेमेडी होती है, टेम्परेरी नेचर की होती है। किस लिए? जो सब्जेक्ट मैटर है ना उसको प्रिजर्व तो करे। कोर्ट कहता है कि भाई हम तो सब्जेक्ट मैटर को प्रिजर्व करेंगे, आप हार्म कॉज करना चाह रहे हैं, आपका इंटेंट ही नहीं ठीक है, तो इस कारण वो इंजंक्शन इशू ग्रांट कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन टेम्परेरी इंजंक्शंस। बेसिकली इंजंक्शंस की क्लासिफिकेशन की अगर हम लोग बात करें तो ये टेम्परेरी नेचर के होते हैं या फिर ये परमानेंट नेचर के होते हैं। टेम्परेरी इंजंक्शंस जो हैं स्पेसिफिकली सीपीसी में कवर्ड है, इसका जो सब्जेक्ट मैटर है आपको सीपीसी में मिलेगा। और परमानेंट इंजंक्शन ये एसआरए यानी कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में मिलेगा, सेक्शन 37 से लेकर के सेक्शन 42 तक की। और टेम्परेरी इंजंक्शन सेक्शन 94C और ऑर्डर 39 जैसा कि अभी हम लोग ने डिस्कस किया है उसमें दिया गया है इसका जो प्रोसीजरल एस्पेक्ट है। इसके साथ ही साथ सेक्शन 37 जो एसआरए का है वो भी ये बताता है कि भाई सीपीसी से गवर्न होगा जो भी टेम्परेरी इंजंक्शन की प्रोविजंस होती हैं, और कोई भी इंजंक्शन जो टेम्परेरी नेचर का हो, मतलब इट इज लिमिटेड इन टाइम। अगर टाइम से लिमिटेड है तो ये क्या होगा, ये टेम्परेरी नेचर का इंजंक्शन होता है। अगर हम लोग इफेक्ट की बात करें, क्या इफेक्ट रहता है, तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया क्या होता है। अगर कोर्ट कह रहा है कि आप ये कार्य नहीं कर सकते, आप इस संपत्ति पे कंस्ट्रक्शन नहीं करा सकते, आप इस संपत्ति पे तोड़ा फोड़ी नहीं करा सकते, तो ये क्या है, ये प्रोहिबिटरी नेचर का इंजंक्शन है। साथ ही साथ कोर्ट अगर कहे कि आप इस प्रॉपर्टी को अभी इसी टाइम छोड़ दीजिए, आप इसका पोजेशन अभी इसी वक्त छोड़ दीजिए, ये क्या है, ये मैंडेटरी इंजंक्शन है, कोर्ट का आदेश है, तभी इसको व्यादेश कहा जाता है, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ऑब्जेक्ट जानेंगे, भाई इसको लेजिस्लेट क्यों किया गया। सबसे पहला ऑब्जेक्ट ये आपको अपने आंसर में जरूर मेंशन करना है। फॉर व्हाट? फॉर मेंटेनिंग एंड प्रिजर्विंग द स्टेटस को। अब ये स्टेटस को क्या होता है, ये किस चिड़िया का नाम है स्टेटस को? स्टेटस को का मतलब ये होता है कि कोई भी संपत्ति है, मान के चलिए उससे रिलेटेड आप कोई सूट लेके आ रहे हैं कोर्ट में, तो जो पोजीशन, जो उस प्रॉपर्टी की स्थिति थी एट द टाइम ऑफ इंस्टीट्यूटिंग द सूट, वही स्थिति होनी चाहिए है जब ये स्टेटस को मेंटेन किया जा रहा है। मान के चलिए कोर्ट अगर कहता है कि मैं स्टेटस को मेंटेन करना चाहते हैं, तो वो जो इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट के टाइम पे जो स्थिति थी उस प्रॉपर्टी की, वही मेंटेन कर दी जाएगी। एग्जिस्टिंग कंडीशन एट द टाइम ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ द प्रोसीडिंग, मेंटेन एंड प्रिजर्व द स्टेटस को। आप कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, अभी तो मैंने राइट ही नहीं डिसाइड करी आप कैसे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, राइट। दूसरा ऑब्जेक्ट देखिए, प्रिवेंट एनी चेंज इन द सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर में चेंज कर दे रहे हैं, मान के चलिए कोई भी अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर है, तो रूम है अगर कोई, तो उसमें दीवार तोड़वा दे रहे हैं, या कोई खिंचाव फेंसिंग करवा दे रहे हैं, रूम बड़ा कर दे रहे हैं, प्रॉपर्टी में तोड़ा फोड़ी मचा रहे हैं, तो भाई फाइनल डिटर्मिनेशन अभी नहीं आया है, रुक जाओ, ठहर जाओ, रोक लगाता है कोर्ट, सब्र करो थोड़ा। तो अगेंस्ट होम, आप देखो दो बातें यहाँ पर लोग कवर करेंगे, कौन ला सकता है, हु विल ब्रिंग, हु, सबसे पहले समझ लो प्लेंटिफ डिफेंडेंट दोनों को ही इक्वल अपॉर्चुनिटी इस मामले में दी गई है। और अगेंस्ट होम इंपॉर्टेंट प्रोविजन ये है कि भाई पार्टी के अगेंस्ट आप इशू करवा सकते हैं, ग्रांट करवा सकते हैं टेम्परेरी इंजंक्शन। किसी भी थर्ड पार्टी, मान के चलो अगर ये जो पार्टी है, जो ऑपोजिट पार्टी है, ये खुद वो कार्य नहीं कर रही, किसी और से करवा रही है, तो क्या कोर्ट के पास कोई पावर नहीं रहेगी टेम्परेरी इंजंक्शन ग्रांट करने की? बिल्कुल कोर्ट कर सकता है। नॉन पार्टी को भी टेम्परेरी इंजंक्शन ग्रांट किया जा सकता है। WB हाउसिंग बोर्ड वर्सेस प्रमिला के केस में ऐसा कहा गया था। और कोर्ट और जुडिशियल ऑफिसर के अगेंस्ट पे रोक लगाने के लिए भी ये इंजंक्शन ग्रांट किया जा सकता है। याद रखिएगा ये किया जाता है फॉर व्हाट, फॉर प्रिजर्विंग द
सब्जेक्ट मैटर, और ये किसी भी स्टेज पे किया जाता है, एट एनी स्टेज ऑफ द सूट कोर्ट क्या कर सकता है, कोर्ट चाहे तो टेम्परेरी इंजंक्शन ग्रांट कर सकता है फॉर व्हाट, फॉर प्रिवेंटिंग एंड्स ऑफ जस्टिस फ्रॉम बीइंग डिफीटेड। अगर आपको इसका ऑब्जेक्ट नहीं पता है, किस लिए टेम्परेरी इंजंक्शन ग्रांट किया जाता है, रोक लगाई जाती है, अगर मान के चलिए आप उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, आप उसमें ऐसी फेंसिंग कर रहे हैं, ऐसे एरिया को आप अपने अंदर ले रहे हैं जो कि अभी डिसाइड ही नहीं किया गया है, तो आप अदर पार्टी को, जो अदर पार्टी है उसको भी तो हार्म हो रहा है, कितना ज़्यादा हार्म हो रहा है ये कोर्ट कंसिडर करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे द ग्राउंड्स ऑफ इशुएंस ऑफ टेम्परेरी इंजंक्शन। अब भाई बात आती है कि किस ग्राउंड पे टेम्परेरी इंजंक्शन इशू किया जाएगा। सबसे पहले देखिए, कोई भी प्रॉपर्टी, एनी प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट, किसी भी सूट में कोई प्रॉपर्टी जो डिस्प्यूट में है, इट इज इन डेंजर, किस चीज का डेंजर है, किस चीज का उस प्रॉपर्टी को डेंजर है, ऑफ बीइंग वेस्टेड, डैमेज्ड और एलिएनेटेड। उस प्रॉपर्टी का किसी तरह से वेस्टेज हो रहा है, मिस यूज भी कह सकते हैं आप इसको, मिस यूज हो रहा है, या उसको डैमेज किया जा रहा है इंटेंशनली या नॉट इंटेंशनली, या उसके एलिनेशन में आप लगे हुए, किसी तरह उसको बेच दें बाय एनी पार्टी टू द सूट और रॉन्गफुली सोल्ड, वही मैं कह रही हूँ, किसी भी तरह उसको बेच दे इन द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री। तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट चाहे तो एक टेम्परेरी इंजंक्शन ग्रांट करके आप पे रोक लगा सकता है। दूसरी बात देखिए, डिफेंडेंट क्या कर रहा है, डिफेंडेंट लगा हुआ है थ्रेटन करने में, कैसे, आईटीपी लगाते ना, इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस, आईटीपी, या फिर इंटेंट कर रहा है टू रिमूव और डिस्पोज ऑफ, कर नहीं रहा है लेकिन इंटेंशन उसका है कि भाई प्रॉपर्टी बेच दे, रिमूव कर दे, विद अ व्यू टू डीफ्रॉडिंग हिज क्रेडिटर्स, अपने क्रेडिटर्स को डीफ्रॉड करने के लिए वो ऐसा कर रहा है। तीसरी बात देखिए, डिफेंडेंट थ्रेटन्स टू डिस्पोजेस द प्लेंटिफ, कह रहा है तुमको निकाल देंगे, तुमको इस प्रॉपर्टी से निकाल देंगे, और अदरवाइज कॉजेज इंजरी टू प्लेंटिफ इन रिलेशन टू एनी प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट। कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर है जहाँ पे प्लेंटिफ को थ्रेटन कर रहा है, कह रहा है कि तुमको यहाँ से डिस्पोजेस करेंगे, निकाल देंगे यहाँ से, या फिर इंजरी कॉज कर रहा है। अब ये इंजरी किसी भी तरह की हो सकती है, याद रखिएगा, फिजिकल इंजरी, मेंटल इंजरी दोनों हो सकती है, टू एनी प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट इन द सूट। तो ये एक तो 3 बातें हो गई। अब देखिए ये आपको कहाँ मिलती हैं, ये देख लीजिए, ये आपको मिलती है रूल 1 में। रूल 1 कहता है ऑर्डर 39 का। अब देखिए रूल 2 क्या कहता है, रूल 2 कहता है कि जो अदर पार्टी रिस्ट्रेनिंग द डिफेंडेंट, कब इशू किया जाएगा टेम्परेरी इंजंक्शन, इट कैन बी इशू टू रिस्ट्रेन द डिफेंडेंट फ्रॉम कमिटिंग अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को कमिट करने से रोकने के लिए करा जा सकता है, इशू करा जा सकता है। और अदर इंजरी ऑफ एनी काइंड, वेदर कॉम्पनसेशन, इस सूट में कॉम्पनसेशन क्लेम किया गया है या नहीं किया गया है, लेकिन टेम्परेरी इंजंक्शन ग्रांट किया जा सकता है। रूल 2 कहता है कब, जब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कोई मैटर है और डिफेंडेंट को रिस्ट्रेन करने के लिए कोर्ट क्या करेगा, टेम्परेरी इंजंक्शन ग्रांट कर सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे कोर्ट मे ग्रांट अ टेम्परेरी इंजंक्शन टू रिस्ट्रेन सच एक्ट और मेक सच अदर ऑर्डर फॉर द पर्पज ऑफ स्टेइंग, स्टे लगा सकता है, एंड प्रिवेंटिंग द वेस्टिंग, डैमेजिंग, एलिनेशन, सेल, रिमूवल, डिस्पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी और डिस्पोजेशन ऑफ द प्लेंटिफ और अदरवाइज कॉजिंग इंजरी। उसको इंजरी कॉज करी जा रही है अगर प्लेंटिफ को उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, एज द कोर्ट थिंक फिट क्या करेगा, टेम्परेरी इंजंक्शन ग्रांट कर सकता है। कोर्ट थिंक फिट मतलब कंसिडर करेगा सारी चीज़ों को, until the final disposal of the suit या फिर further orders of the court। तो ये बेसिकली दिया गया आपके रूल 1। रूल 2 में जहाँ पे बेसिकली ग्राउंड्स दिए गए हैं कब टेम्परेरी इंजंक्शन जो है वो ग्रांट किया जाएगा। तो कोर्ट को अगर लगता है ठीक तो किसी भी मैटर पे इशू कर सकता है, टेम्परेरी इंजंक्शन ग्रांट कर सकता है। और बेसिकली जो 4 बातें बेसिकली जो हम लोगों ने देखी वो ग्राउंड्स हैं बेसिकली ग्रांट करने के टेम्परेरी इंजंक्शन। अब देखिए
कोर्ट क्या कंसिडर करेगा, कोर्ट का क्या कंसिडरेशन है, ये ऐसी लिमिट्स हैं जो कोर्ट जिसमें बंधा हुआ है। कहने की बात क्या है, कोर्ट ये देखेगा, अब इससे तो एक्सीड नहीं कर सकता है कोर्ट, किसी भी ब्लेटेंटली टेम्परेरी इंजंक्शन तो नहीं ग्रांट करेगा, ऑर्डिनरी नेचर में टेम्परेरी इंजंक्शन तो कोर्ट नहीं ग्रांट कर सकता है। तो कोर्ट क्या देखेगा, कोई प्राइमा फाशिया केस निकल के आ रहा है, मतलब बोनाफाइडी मैटर है कि नहीं है, वेदर द प्लेंटिफ वुड सफर इर्रिपेरेबल इंजरी, कोई ऐसी इंजरी हो रही है प्लेंटिफ को अगर हम ये टेम्परेरी इंजंक्शन ग्रांट नहीं कर रहे हैं, या अगर हम ग्रांट कर रहे हैं तो डिफेंडेंट की क्या कंडीशन हो रही है, ये सारी चीजें कोर्ट एग्जामिन करेगा। साथ ही साथ वेदर द बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस इज इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ, यानी कि अगर कोई जो मैटर है उसमें अगर कोई कन्वीनियंस का जो मैटर है वो क्या प्लेंटिफ के फेवर में है, दोनों पार्टीज को कोर्ट को इक्वल वेटेज देना रहता है। ऐसा तो नहीं कहीं टेम्परेरी इंजंक्शन ग्रांट करने से डिफेंडेंट की जो एक्चुअल राइट है उस पर हम रोक लगा रहे हैं, उसको हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, डिफेंडेंट को कहीं हम अनलिमिटेडली तो नहीं रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे केसेस में कोर्ट को दोनों ही पहलू को देखना होता है, ये कंसिडरेशन होता है कोर्ट का जो उसको हर एक टेम्परेरी इंजंक्शन को ग्रांट करने से पहले कंसिडर करना होता है इन सारे फैक्ट्स को। अब देखिए, अगर मान के चलिए जो टेम्परेरी इंजंक्शन ग्रांट किया गया, मैंने कहा छोड़ो, मैं नहीं मानती क्या टेम्परेरी इंजंक्शन है, मैं कोर्ट के इस व्यादेश को मानती ही नहीं, तो क्या है ये एक पनिशेबल ऑफेंस होगा। क्या हो सकता है, अगर ब्रीच ऑफ इंजंक्शन हो रहा है रूल 1 या रूल 2 में जहां पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करी है, या फिर ब्रीच ऑफ एनी टर्म्स ऑन विच इंजंक्शन इज ग्रांटेड, तो इससे क्या पता लग रहा है कोर्ट किसी भी मैटर में इंजंक्शन ग्रांट कर सकता है। तो यहां पे क्या करा जाएगा, अच्छा यहां पे देखिए मुझे एक बात याद आई, मनोहर लाल वर्सेस सेठ हीरालाल का केस है। यहाँ पे इन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि मुझे किसी भी कोर्ट को, सिविल कोर्ट को यहाँ पे ऑर्डर 39 की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेक्शन 151 में ये इनहेरेंट पावर है कि वो इंजंक्शन ग्रांट कर सकता है, तो इसी पॉइंट पे इंजंक्शन जो है किसी भी मैटर पे ग्रांट कर सकता है कोर्ट। इट इज नॉट लिमिटेड टू द ग्राउंड्स व्हिच आर मेंशन्ड अंडर ऑर्डर 39, तो किसी भी मैटर पे ग्रांट कर सकता है। अब देखिए पनिशेबल ऑफेंस होता है और इस पे डिटेंशन हो सकता है, आपको सिविल प्रिजन में डाला जा सकता है, लेकिन 3 महीने से ज्यादा नहीं डाला जाएगा। तो आप अच्छे से अगर इंजंक्शन आपके अगेंस्ट आ रहा है तो 3 महीने तक तो काट ही लेंगे आप सजा। जस्ट जोकिंग। तो डिटेंशन हो सकता है सिविल प्रिजन में नॉट मोर देन 3 मंथ्स, और आपकी प्रॉपर्टी भी इस मैटर में भी अटैच करी जा सकती है अगर आपने टेम्परेरी इंजंक्शन का ब्रीच किया, आपने उसको हल्के में ले लिया है ना, आपने सोचा अरे तो ऐसे ही निकल जाएगा, हलवा पूरी है, यू कैन नॉट डू दैट। तो बेसिकली रूल 1, रूल 2, रूल 1 में हम लोगों ने क्या कवर किया, एक बार फिर से देख लेते हैं। रूल 1 में हम लोगों ने कवर ये किया है कि एनी प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट, जिसको ये डर है, जिस प्रॉपर्टी में कोर्ट को ये डर लग रहा है कि ये वेस्ट हो सकती है, डैमेज हो सकती है, एलियनेट करी जा सकती है बाय एनी पार्टी टू द सूट, या फिर उसको बेचा जा सकता है एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री में, या फिर डिफेंडेंट क्या कर रहा है, थ्रेटन कर रहा है, या ये क्या इंटेंट कर रहा है कि रिमूव कर देगा, डिस्पोज ऑफ कर देगा अपनी प्रॉपर्टी को विद अ व्यू टू डिफ्रॉडिंग हिज क्रेडिटर्स, अपने क्रेडिटर्स को जिससे इसने पैसे लिए हुए उनको डिफ्रॉड करने के लिए। साथ ही साथ डिफेंडेंट थ्रेटन्स टू डिस्पोजेस द प्लेंटिफ और अदरवाइज कॉजेज इंजरी, उससे कहेगा तुम्हें निकाल के बाहर फेंक दूंगा, ठीक है, और अदरवाइज कॉजेज इंजरी, किसी और मैटर में इंजरी कॉज कर रहा है प्लेंटिफ को इन रिलेशन टू एनी प्रॉपर्टी, किसी भी प्रॉपर्टी विच इज मैटर इन डिस्प्यूट। क्लियर। उसके बाद हम लोग ने बात करी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आगे बढ़ते, अब देखिए, अब यहां पे हम लोग एक्स पार्टे इंजंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ये ऐसा प्रावधान दिया गया है, रूल 3 में दिया गया है, और इसमें दिया गया है कि कभी कभी नोटिस जो है ऑपोजिट पार्टी को कि ये इंजंक्शन का जो नोटिस होता है ये नहीं ग्रांट किया जाता है। कोर्ट क्या करेगा, बिफोर ग्रांटिंग एन इंजंक्शन, ऐसे इंजंक्शंस को ग्रांट करने से पहले कोर्ट क्या करेगा, एक नोटिस देगा, किसको, ऑपोजिट पार्टी को देगा। लेकिन अगर कोर्ट को ये लगता है कि उसकी जो प्रोसीडिंग है वो डिफीट हो सकती है या डिले हो सकती है, तो इस प्रावधान को वो अवॉइड भी कर सकता है। कहां दिया गया है, रूल 3 में दिया गया है, और यहीं पे क्या है, यहीं पे एक्स पार्टे इंजंक्शन की बात करी गई है। तो एक्स पार्टे इंजंक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, किसका,
ऑर्डर 39 का, और ये रूल 3 में दिया गया है कोर्ट एक्स पार्टे प्रोसीड करेगा। यानी कि यहाँ पे प्रोसीड करने के बाद क्या करी गई है, यहाँ पे इंजंक्शन को ग्रांट कर देगा लेकिन नोटिस नहीं देगा किसको, ऑपोजिट पार्टी को। मान के चलिए अगर कोर्ट कोई भी ऐसा कार्य नहीं, मतलब कोई भी ऐसा कार्य कर रहा है जहाँ पे वो ऑपोजिट पार्टी को सुन ही नहीं रहा है, तो क्या है, यहाँ पे नेचुरल जस्टिस की प्रिंसिपल्स को हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसका उल्लंघन हो रहा है। लेकिन ये डेलिबरेटली दिया गया है क्योंकि अगर कोर्ट को ये लगता है कि अगर हम ग्रांट कर रहे हैं, इंजंक्शन ग्रांट कर रहे हैं और अगर हम नोटिस देंगे तो हमारी जो प्रोसीडिंग है वो डिफीट हो सकती है या डिले हो सकती है ऑपोजिट पार्टी के द्वारा, तो वो एक्स पार्टी प्रोसीड कर सकता है। लेकिन ऐसा करने से पहले कोर्ट को रीजंस रिकॉर्ड करने होंगे और ये रीजंस रिकॉर्ड करेगा और ये मैंडेटरी है। अगर रीजंस नहीं रिकॉर्ड करें तो हो सकता है इट मे फॉल टू द ग्राउंड। अब यहाँ पे एप्लीकेंट के बारे में भी एक वो दिया गया है, एक प्रोविजन दिया गया है। एप्लीकेंट को क्या करना होगा, एप्लीकेंट को तुरंत ही ऑपोजिट पार्टी को क्या डिलीवर करेगा, एप्लीकेंट को ऑपोजिट पार्टी को डिलीवर करना है द एप्लीकेशन ऑफ इंजंक्शन। कोई भी एफिडेविट है जो उसने सबमिट किया है कोर्ट में, जो प्लेंट का कॉपी है वो जमा करेगा। कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर उसका मैटर स्थित है, उसका मैटर ही उस डॉक्यूमेंट के ऊपर बेस्ड है, तो वो क्या करेगा, वो प्लेंटिफ को भेजेगा, नोटिस प्रोवाइड करेगा। नोटिस तो नहीं प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन जो इंजंक्शन का एप्लीकेशन है, कोई एफिडेविट अगर अटैच किया गया है, कॉपी का प्लेंट की कॉपी और अदर डॉक्यूमेंट्स की कॉपी, सब कुछ डिफेंडेंट को, सॉरी ऑपोजिट पार्टी को दिया जाएगा। क्लियर हो गई बात, एक्स पार्टी इंजंक्शन समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक धमाकेदार केस देखेंगे, मॉर्गन स्टैनली म्यूचुअल फंड वर्सेस कार्तिक दास 1994 सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे कहा गया कि भाई ये एक्स पार्टे इंजंक्शन कौन कौन से ऐसे मैटर्स हैं, तो कोर्ट ने कहा कि भाई कोई भी ऐसा मैटर जहाँ पे सीरियस मिस्चिफ कॉज हो सकती है, किसको, प्लेंटिफ को कोई सीरियस मिस्चिफ हो सकती है, या फिर कोई ग्रेटर इनजस्टिस हो सकती है। यानी कि अगर ये मान के चलिए ये एक्स पार्टे इंजंक्शन ना इशू करे, अगर मान के चलिए अगर उसको नोटिस हम दे रहे हैं और उसके कारण क्या है, कोई इनजस्टिस कॉज हो सकती है टू द पार्टी हु हैज अप्लाइड फॉर सच इंजंक्शन, तो ऐसे सिचुएशन में आप एक्स पार्टे इंजंक्शन दे सकते हैं। और गुड फेथ में, यानी कि वो सारे प्रिंसिपल्स जो हैं, इक्विटी के प्रिंसिपल्स, गुड फेथ के प्रिंसिपल्स अप्लाई करके कोर्ट बिल्कुल एक्स पार्टे प्रोसीड कर सकता है एज फार एज द इंजंक्शंस आर कंसर्न। और ये सुप्रीम कोर्ट के एक लीडिंग केस को हमें बताया गया और ये था मॉर्गन स्टैनले म्यूचुअल फंड वर्सेस कार्तिक दास का केस। बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम लोग बात करें आपके एक्स पार्टे इंजंक्शंस की। अब हम लोग बात करेंगे रूल 3A की, और इसको अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 से इंसर्ट किया गया था। अब देखो, अब यहाँ पे बात करी गई है कि जब कोर्ट ने टेम्पररी इंजंक्शन ग्रांट किया है और एक्स पार्टे प्रोसीड हो गया, यानी कि नोटिस नहीं दिया है ऑपोजिट पार्टी को, तो ऐसा मैटर ये 30 दिन के अंदर ही डिस्पोज ऑफ करेगा कोर्ट। ये कोर्ट को लॉ में प्रोविजन के थ्रू ये बोला गया है कि भाई ये लिमिट है, इतने दिनों में आपको डिस्पोज ऑफ करना है फ्रॉम द डेट ऑन विच सच इंजंक्शन वाज ग्रांटेड। ये जो प्रोविजन है ना, ये यूपी में जो है रिपील्ड है। अच्छा, आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ जिसका जवाब मैं कमेंट सेक्शन में आप लोगों से पूछना चाहती हूँ। कोई भी लॉ है, मान के चलिए अगर हम लोग एक स्टैंडर्ड लॉ पढ़ रहे हैं, एक मेजर लॉ पढ़ रहे हैं, उस लॉ में अगर किसी स्टेट के थ्रू भी अमेंडमेंट किया गया है, तो ये जो अमेंडमेंट है ये पार्लियामेंट के थ्रू नहीं, स्टेट, यानी कि ये रिपील्ड है यूपी में। तो क्या मतलब किस तरह से ये किया जाता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल, क्या वो प्रोविजंस होते हैं जिसके थ्रू ये जो स्टेट है अपनी पावर गेन करता है फॉर अमेंडिंग द प्रोविजंस। मतलब सीपीसी जो यूपी में है, यूपी में वैसे सीपीसी तो पूरे भारत में एक ही है, लेकिन ये प्रोविजन यानी कि रूल 3A यूपी में अमेंडेड है, यूपी में नहीं है। यूपी में मतलब ये 30 दिन का कोई लिमिट नहीं लगी है कोर्ट पे, वो चाहे तो 40 दिन में करे, चाहे तो 50 दिन में करे, कोई ऐसी लिमिट नहीं है क्योंकि ये अमेंडेड प्रोविजन है। तो ये कौन सी कहाँ से पावर मिलती है ऐसे स्टेट्स को ऐसा करने के लिए, और सीआरपीसी कौन से लिस्ट का मैटर है, ज़रूर शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन में। जो 3 लिस्ट दी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उनमें से कौन सी लिस्ट का मैटर है सीआरपीसी, सीआरपीसी कह रही हूँ, सीपीसी
ठीक है। अब देखिए टेम्पररी इंजंक्शन ऑर्डर 39 रूल 4 क्या कहता है, ये कहता है कि एनी ऑर्डर ऑफ इंजंक्शन जहाँ पे डिस्चार्ज, वेरीड या सेट असाइड करने की बात है, तो ये जो है कोई भी पार्टी जो है उसके लिए अप्लाई कर सकती है जो ऐसे मैटर्स से, ऐसे टेम्पररी इंजंक्शन से डिससेटिस्फाइड है। तो अगर उसको डिस्चार्ज करना है या उसमें कोई चेंजेस करने हैं या ऐसे टेम्पररी इंजंक्शन को सेट असाइड करना है, तो बिल्कुल रूल 4 की मदद लेके आप कर सकते हैं। ऑर्डर 39 में ऐसा दिया गया है। अब हम लोग बात करेंगे कॉरपोरेशंस की। मान के चलो कोई इंजंक्शन जो कॉरपोरेशन को इशू किया गया है या कोई ऐसी कंपनी को, किसी डिपार्टमेंट को इशू किया गया है, ग्रांट किया गया है, तो इंजंक्शन टू अ कॉरपोरेशन इट बाइंड्स इट्स ऑफिसर, अपने ऑफिसर्स को भी साथ ही साथ ये बाइंड करता है। एन इंजंक्शन डायरेक्टेड टू अ कॉरपोरेशन इज बाइंडिंग नॉट ओनली ऑन द कॉरपोरेशन इटसेल्फ बट ऑल्सो ऑन ऑल मेंबर्स and officers of corporation whose personal action it seeks to restrain। मान के चलो किसी कॉरपोरेशन को टेम्पररी इंजंक्शन ग्रांट किया, उसके अगेंस्ट टेम्पररी इंजंक्शन ग्रांट किया, मान के चलो उसकी कोई कार्य पे रोक लगाई किसी भी कॉरपोरेशन के, तो अगर उनके मेंबर्स पे रोक नहीं लगा रहे, यहाँ पे मतलब मैंडेटरी बताया गया है, इस पर डेलिबरेटली बताया गया है लॉ में कि भाई यहाँ पे कॉरपोरेशन का मतलब हम उस सारे मेंबर्स को भी जोड़ रहे हैं इसमें, ठीक है। तो अगर मान के चलो मेंबर्स पे नहीं लगाया और वो कार्य चल रहा है, तो कोई भी लूप होल नहीं छोड़ा गया है लॉ में, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे क्यूट लिटिल इंटरलॉकुटरी ऑर्डर्स। ये भी दिए गए हैं आपके ऑर्डर 39 में। और रूल 6 देखिए क्या कहता है। रूल 6 कहता है कि कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी है जो पेरिशेबल नेचर की है, तो ये कोर्ट की पावर होगी कि उसको बेच दे, सेल कर सकता है। मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ पेरिशेबल नेचर कैसे? पार्टी, किसी भी पार्टी के एप्लीकेशन पे, अब ये जो प्रॉपर्टी है ये सब्जेक्ट मैटर होनी चाहिए सूट का, या फिर कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो जजमेंट से पहले ही अटैच करी गई है, और इट इज सब्जेक्ट टू स्पीडी एंड नेचुरल डिके। यानी कि रूल 6 सिंपली ये कह रहा है कि कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी है जो पेरिशेबल नेचर की है और बहुत जल्दी और नेचुरली ख़राब हो सकती है, यानी कि फल, फ्रूट और सब्जी, वही मैं कह रही हूँ, फल और ये सारी चीज़ें जो पेरिशेबल नेचर की हैं, जो ख़राब हो सकती हैं, तो ऐसे में क्या होगा, ये कोर्ट बेच सकता है, हटा सकता है, और ये किसी भी पार्टी के एप्लीकेशन पे किया जा सकता है। एनी प्रॉपर्टी विच इज अटैच बिफोर जजमेंट, ये भी इसमें इंक्लूडेड है। कहाँ दिया गया है? रूल 6 में दिया गया है, ठीक है। द पावर टू सेल प्रॉपर्टी ऑफ पेरिशेबल नेचर, ठीक है। अब बात करेंगे रूल 7 की। बड़ा ही धमाकेदार रूल है। क्या कहता है? कोर्ट क्या करेगा? डिटेंशन, प्रिजर्वेशन या इंस्पेक्शन का ऑर्डर कर सकता है किसी भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो कि सब्जेक्ट मैटर है सूट का, ऑफ कोर्स। तो कोई भी प्रॉपर्टी जो सूट का सब्जेक्ट मैटर है उसके लिए डिटेंशन, प्रिजर्वेशन और इंस्पेक्शन का ऑर्डर किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा। और इसके थ्रू कोर्ट किसी भी इंसान को ऑथराइज कर सकता है कि भाई कहीं पे घुस सकते हैं आप, किसी भी लैंड में, किसी भी बिल्डिंग में जो किसी भी इंसान के पोजेशन में, सॉरी किसी भी पार्टी के पोजेशन में हो। किस लिए? सैंपल लेने के लिए, उसको ऑब्जर्व करने के लिए, उसको एक्सपेरिमेंट, उस पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए आराम से कोर्ट जो है किसी भी इंसान को इसके लिए ऑथराइज कर सकता है। तो कोर्ट कैन ऑर्डर डिटेंशन, प्रिजर्वेशन और इंस्पेक्शन ऑफ एनी प्रॉपर्टी विच इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्प्यूट। कोर्ट क्या कर सकता है? ऐसे में किसी भी पर्सन को ऑथराइज कर सकता है। दो बातें करी यहाँ पे, 1, 2, रूल 7 में 2 बातें हम लोगों ने करी है, ठीक है। याद रखिएगा, सैंपल, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट ऑफ एनी लैंड एंड बिल्डिंग विच इज इन द पोजेशन ऑफ एनी पार्टी, कौन से रूल में दिया गया है? रूल 7 में दिया गया है। डोंट फॉरगेट ऑर्डर 39 रूल 7। आगे बढ़ते हैं। रूल 8 क्या कहता है? रूल 8 देखिए ये कहता है कि बिफोर मेकिंग एनी सच ऑर्डर, यानी कि कोई भी ऑर्डर ऐसा कर रहा है अगर कोर्ट, ये क्या करेगा? नोटिस देगा टू द ऑपोजिट पार्टी, एक्सेप्ट जहां पे कोर्ट को ये लगता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, यानी कि ऐसा कोई भी ऑर्डर, यहाँ पे जो ऑर्डर किया जा रहा है, डिटेंशन, प्रिजर्वेशन या इंस्पेक्शन का ऑर्डर अगर हम कर रहे हैं और अगर हम नोटिस दे रहे हैं तो फिर कोई मतलब नहीं है, हमारा कोर्ट का प्रोसेस जो है वो डिफीट करेगा, तब नहीं देगा कोर्ट नोटिस अदर पार्टी को। लेकिन हर उस सिचुएशन में जहाँ पे डिटेंशन, प्रिजर्वेशन, इंस्पेक्शन, घुस के कहाँ, लैंड और बिल्डिंग में जो कि पोजेशन में है किसी भी पार्टी के, तो वो करा जा सकता है और उसके लिए नोटिस देना पड़ता है ऑपोजिट पार्टी को। आई होप यू अंडरस्टैंड रूल 7 एंड 8। अब हम लोग बात करेंगे रूल 9 की, धमाकेदार रूल अगेन। मुझे तो ये रूल बहुत ही बढ़िया लगा। देखिए, अगर कोई लैंड का मैटर है
और वो सब्जेक्ट मैटर है डिस्प्यूट का, उसी के ऊपर सूट आया है। और अगर ऐसी कोई लैंड है जहां पे आपको रेवेन्यू देना रहता है, पेमेंट ऑफ रेवेन्यू किसको, सरकार को, सरकार को मान के चलो आपको रेवेन्यू देना है इसका, लायबल टू द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू टू द सरकार। अब यहाँ पे जो पार्टी है पोजेशन में इस लैंड के, जो इस लैंड को पोजेस कर रही है पार्टी, वो अगर मान के चलो निगलेक्ट कर रही है, तो ऐसे में कोई भी पार्टी ऐसे सूट में क्लेम कर रही है अगर इंटरेस्ट ऐसी किसी भी लैंड में जहां पे रेवेन्यू सरकार को दिया जाता है, इन सच लैंड में अब ये क्या कर सकती है, अगर पेमेंट दे रही है, अगर सरकार को पेमेंट रेवेन्यू देने के लिए तैयार है तो उसको इमीडिएट पोजेशन दिया जाएगा। तो मान के चलो कोई ऐसी पार्टी है जो पोजेशन में है किसी लैंड के, उस लैंड से रेवेन्यू जो है वो सरकार को दिया जा रहा है, और वो ऐसा जो भी किराया है, रेंट, किराया, मान के चलो कोई भी ऐसा बेनिफिट विच इज अराइजिंग फ्रॉम सच लैंड, और वो निगलेक्ट कर रही है, इग्नोर मार रहा है, सरकार को दे ही नहीं रहा है। तो कोई भी ऐसी पार्टी जो ऐसा पैसा, ऐसा रेवेन्यू सरकार को देने के लिए तैयार है और उसका इंटरेस्ट है ऐसे लैंड में, तो उसको तुरंत पोजेशन में डाला जाएगा। इमीडिएट पोजेशन की प्रोविजन कहाँ दी गई है, ऑर्डर 39 रूल 9 में इमीडिएट पोजेशन की बात करी गई है। जब आप रेवेन्यू सरकार को देने के लिए रेडी हैं, आपको इमीडिएट पोजेशन में डाल दिया जाएगा। कहीं देखा है ऐसा प्रावधान? भाई मैं अगर किसी ऐसी जगह पे रहूंगी जहाँ पे मुझे रेवेन्यू सरकार को देना पड़ेगा, तो मैं तो देती रहूंगी, क्योंकि भाई अगर निगलेक्ट कर रही हूँ मैं, तो फिर तो किसी भी पार्टी जो इंटरेस्टेड है, अगर जगह अच्छी है मान के चलिए, और अगर सरकार को मान के चलो रेवेन्यू आप नहीं दे रहे हो, तो वो हटा देगी आपको, और कोई ऐसा क्लेमेंट है उसको तुरंत इमीडिएट पोजेशन दे देगी। याद रखिएगा ये रूल 9 बात करता है इसके बारे में। नाउ वी आर गोइंग टू कवर रूल 10 ऑर्डर 39 का, वेयर अ पार्टी टू द सूट एडमिट्स, क्या एडमिट कर रहा है कि उसने कोई पैसा लिया है एज अ ट्रस्टी, उसने पैसा लिया, ही होल्ड्स मनी एज अ ट्रस्टी। कोर्ट क्या कहेगा, उससे कहेगा कि भाई जमा करो, यू हैव टू सबमिट दैट अमाउंट इन द कोर्ट। तो यहाँ पे रूल 10 में बात करी गई है ट्रस्टी, जब कोई भी इंसान जो है फंक्शन कर रहा है एज अ ट्रस्टी, ठीक है, तो कहाँ पे ट्रस्टी की बात करी गई ऑर्डर 39 में, इट इज कवर्ड अंडर रूल 10। अब हम लोग बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन टेम्परेरी इंजंक्शन जो हम लोग ने कवर किया और परमानेंट इंजंक्शन। 4 हेड्स में मैंने डिवाइड करा है। सबसे पहले मीनिंग, फिर प्रोविजन, फिर नेचर और फिर टाइम। देखो अगर हम लोग बात करें टेम्परेरी इंजंक्शन की, तो ये रिस्ट्रेन करती है पार्टी को टेम्परेरीली, और अगर हम परमानेंट इंजंक्शन की बात करें तो ये रिस्ट्रेन करती है पार्टी को फॉरएवर। प्रोविजन की बात करें ऑर्डर 39, अगर हम लोग इसकी बात करें परमानेंट इंजंक्शन की, तो ऑर्डर सेक्शन 38 to 42 SRA, ठीक है। नेचर की बात करें तो ये प्रोविजनल नेचर का होता है, यानी कि ये टेम्पररी होता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको फाइनल डिटर्मिनेशन होती है आपकी राइट्स की। लिमिटेड ड्यूरेशन का होता है, टेम्पररी इंजंक्शन इज फॉर लिमिटेड जुरिस्डिक्शन नहीं, ड्यूरेशन। और परमानेंट इंजंक्शन जो होता है वो अनलिमिटेड ड्यूरेशन का होता है, इसमें कोई सीमा नहीं लगी हुई है। ये आप यू कैन नॉट क्लेम इट एज अ राइट, कैन नॉट बी क्लेम्ड एज अ राइट, इसको आप क्लेम नहीं कर सकते हैं एज अ राइट। और अगर हम लोग बात करें परमानेंट इंजंक्शन की, इट कैन बी क्लेम्ड एज अ राइट, इसको आप कर सकते हो क्लेम एज अ राइट, ठीक है। ये बात हो गई डिफरेंस की। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे। सबसे पहला क्वेश्चन जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है एज यूजुअल, जो हर क्लास में होता है मेरी। इंजंक्शन इज ग्रांटेड अंडर विच प्रोविजन ऑफ द CPC 1908? ऑप्शन ए सेक्शन 115, बी ऑर्डर 39 रूल 1 सेक्शन 96, डी नन ऑफ द अबव। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हम लोग शुरू करने वाले हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर सजेस्ट करिएगा क्या आपको उसमें किस तरह से लेक्चर्स चाहिए हैं, रिटन फॉर्मेट में चाहिए, किस तरह से आपको चीज़ें समझनी है, ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड क्वेश्चन, इंटरलोकुटरी ऑर्डर आर इशूड बाय सिविल कोर्ट ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ सिविल प्रोसीडिंग्स टू समन द पर्सन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री और फॉर अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। बड़ा ही इजी सवाल है, जवाब दीजिएगा। Temporary injunction may be granted A to restrain any election, B to restrain dispossession from property, C to restrain any intended disciplinary action against public servant, D to restrain the result of any adverse entry against any public servant। तो यहाँ पे बताइएगा जवाब क्या होना चाहिए है। क्वेश्चन देखिए, अंडर CPC डिफेंडेंट कैन आस्क फॉर टेम्पररी इंजंक्शन अगेंस्ट द प्लेंटिफ इफ
There appears to be a danger that plaintiff would waste, alienate or the property of the suit. The plaintiff threatens to dispose of the property with a view of defrauding. बहुत डिटेल में इसको बेयर एक्ट से देखिएगा, इस सवाल को बेयर एक्ट से देख के इसका जवाब दीजिएगा. Plaintiff threatens the defendant to dispossess him from the suit property. और फिर डी है all of these. फिर क्वेश्चन देखिए, सिविल प्रोसीजर कोड प्रोवाइड्स फॉर ए टेम्पररी इंजंक्शन, बी परमानेंट इंजंक्शन, सी मैंडेटरी इंजंक्शन और डी नन ऑफ द अबव. यहाँ पे आपको हर एक का प्रोविजन बताइए. टेम्पररी इंजंक्शन का प्रोविजन क्या है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा. परमानेंट इंजंक्शन का प्रोविजन कहाँ पे दिया है. मैंडेटरी इंजंक्शन का सेक्शन कौन सा है, एसआरए में कौन सा सेक्शन है मैंडेटरी इंजंक्शन का, बताइएगा. अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने दो फ्रेम कर रहे हैं फॉर योर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू. व्हेन कैन अ कोर्ट ग्रांट टेम्पररी इंजंक्शन अंडर सीपीसी, इज देयर एनी लिमिट, क्या कोई लिमिट है विच द कोर्ट में डिस्पोज ऑफ द एप्लीकेशन फॉर इंजंक्शन, कोई ऐसी लिमिट लगी है. क्या होना चाहिए, कंसिडरेशन ऑफ कोर्ट. कोर्ट का कंसिडरेशन क्या है, कितना हार्म हो रहा है, कितना हार्म कॉज हो रहा है, क्या कोई इररिपेरेबल इंजरी कॉज हो रही है, यानी कि कोई ऐसी इंजरी जो कि हम डैमेजेस से कॉम्पनसेट नहीं कर सकते हैं, ये डैमेजेस से कॉम्पनसेट नहीं हो सकती, कोई ऐसी इंजरी हो रही है. ये सारी चीज़ें कंसिडर करता है कोर्ट. फिर उसके बाद राइट ए शॉर्ट नोट और ऑन इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर, ये सारी चीज़ें आपको सॉल्व करनी है. और इसी के साथ आई थिंक हमारा ये जो ऑर्डर है वो कंप्लीट होता है. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक धमाकेदार ऑर्डर के साथ, एक धमाकेदार सेशन के साथ. तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर सजेस्ट करिएगा अपने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के जो भी आइडियाज़ हैं. आई विल बी रीडिंग योर कमेंट्स. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए. टेक केयर एंड गुड बाय.